कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ चंद पॉइंट्स पर। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इस जंग से पहले जब ईरान जंग नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीति बनाई थी कि वो कनाडा पर और ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करेगा। तो उसने सबसे पहले कनाडा में को धमकी दी और ग्रीनलैंड को भी धमकी दी कि ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें रूस से अपने बचाव के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और हम यहाँ पर अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे और रूस को काउंटर करेंगे, और नहीं तो रूस और चीन मिलकर इसको कब्जा कर लेंगे। तो हमने दोस्तों देखा कि दोस्तों ट्रंप ने ये रणनीति बनाई कि हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर को छोड़कर वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर कब्जा करेंगे। अब हमारी रणनीति जो बनेगी वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए बनेगी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम इजराइल के द्वारा लोगों को काउंटर कर रहे हैं, वहाँ पर हमको खुद काउंटर करना पड़ेगा लोगों को। तो इसकी सलाह ये थी कि अब हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए कर रहा था कि पहले हमें लोकल में अपना प्रभाव बनाना चाहिए, फिर जब जाके यहाँ पे बाहर करना चाहिए जो भी। तो इसलिए आप देख रहे थे कि वो यहाँ से निकल रहा था, सीरिया से भी निकल गया था, अफगानिस्तान से उसने निकल लिया था। तो धीरे धीरे करके वो सब कंट्री को छोड़कर इराक से निकल जाता, सब जगह से चला जाता धीरे धीरे करके। तो अब इस बीच में इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आपको जाना है तो जाइए, ये इस क्षेत्र का ईस्टर्न हेमिस्फेयर का दादा मुझे बनाकर चाहिए, अब हम इसको काउंटर करेंगे, आप उससे पहले हमें बना दीजिए यहाँ का बादशाह, अब हमारा लट चलेगा। तो इसीलिए इसराइल ने क्या करा, इसराइल की लॉबी बहुत काम करती है दोस्तों अमेरिका में, वो फंडिंग करती है, वहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर जूस बैठे हुए हैं, ज्यूज लॉबी काम करती है दोस्तों अमेरिका में। इसराइल की बहुत ज़्यादा पैठ है अमेरिका में, वहाँ पर बहुत से लोग इसराइल के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं ज्यूज। तो अब वो सिर्फ इसराइल के लिए काम करते हैं, वो फंडिंग करते हैं पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से काम करते हैं। वो अमेरिका में रहते हैं अमेरिका में, लेकिन काम वे इसराइल के लिए करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, उन्होंने लॉबी फंडिंग करनी शुरू करी, और उधर से एपस्टीन फाइल में आपको पता है दोस्तों ट्रंप तो फंसा हुआ है। अब जब ट्रंप फंसा हुआ है दोस्तों, तो वो तो जैसा ये कहेंगे इसराइल के ज्यूज वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है उसकी सारी डिटेल। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, अमेरिका को इस जंग में आने पर मजबूर कर दिया। ये जंग इसराइल की दी हुई है अमेरिका को। अब ये आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब आप देखिएगा इस जंग में क्या क्या होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको दोस्तों बता दें कि इस जंग में एक ईरान तो हार सकता है। अगर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि ये रिजीम कोलैप्स करेगी, लेकिन फिर भी अगर आप 1% मान लें कि ये रिजीम कोलैप्स कर गई, तो क्या होगा इस जंग में। इस जंग में दोस्तों एक ईरान तो हार सकता है, ईरानी का भी नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी एक वजह है। आपने मुसद्दिक का दौर में देखो क्या हुआ था, ईरान को कोलैप्स कर गया, लेकिन ईरान ही जब भी कोलैप्स नहीं करा, ईरान फिर से हो रहा और आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। रजा शाह पहलवी के दौर में क्या हुआ, रजा शाह पहलवी चला गया तो एक नई रिजीम खड़ी हो गई आयतुल्लाह खुमैनी की। अब उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी के बाद खामनेई आ गए। अब ये खामनेई साहब की रिजीम अगर इन्होंने ढहा दी तो दोस्तों कोई और रिजीम आ जाएगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ईरान में बहुत पोटेंशियल है इस चीज़ का कि वे सुपर पावर का कब्रिस्तान बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान ने जैसे बनाया वो भी ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत टेरिफिक उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना उनकी, वो बहुत सुपर है। 3 तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुंदर है, आएगा कहाँ से, बीच में रेगिस्तान है, जाएगा कहाँ, मरना वहीं है, जा नहीं सकता, वहाँ आ नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, वहाँ आने के लिए भी जगह नहीं है और जाने के लिए भी जगह नहीं है। ईरान दोस्तों अब इनके लिए एक चाल उसने खेली है, डी डॉलराइजेशन। वो क्या कर रहा है दोस्तों, तेल के लिए उसने बोल दिया है जो तेल इसकी चीन की करेंसी युआन में खरीदेगा मैं उसका शिप जाने दूंगा। और उसने एक शिप जाने भी दिया दोस्तों, ऐसा ही किया उसने, एक शिप चाइनीज करेंसी में जा भी चुका है। तो दोस्तों ऐसी शुरुआत होती है, छोटे छोटे कदम से ही बड़े कदमों की स्टेप की जो वो होती है शुरुआत। पिछली बार आपने देखा होगा जब इसराइल पर हमला किया था दोस्तों, तो कतर में एक एयर बेस पर हमला किया था, ईरान ने बस एक मिसाइल मारा था। तो लोगों को ये लग रहा था नहीं यार अभी ये करेगा नहीं, लेकिन आप के देख लो कितने मिसाइल मारे। तो छोटे छोटे कदम जो होते हैं बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं दोस्तों। अब ये इसने शुरुआत तो कर दी एक शिप भेज के चाइनीज करेंसी में दोस्तों। अब देखिएगा आप कितने करेंसी में शिप जाएंगे, क्योंकि एक जाएगा तो फिर और भी जाएंगे।
ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है। और डी डॉलराइजेशन की शुरुआत में क्या होगा दोस्तों, जब ये डॉलर गिरने लगेगा और धीरे धीरे डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो अमेरिका की करेंसी कोलैप्स करेगी और अमेरिका का जो व्यवस्थित चरम ढांचा जो है, उसकी इनर बॉडी जो है अमेरिका की, वो भी कोलैप्स करेगी दोस्तों इस जंग में। क्योंकि आपके ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा, आपके यहाँ दाम बढ़ जाएंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया में से धीरे धीरे, तो आप कोलैप्स करोगे, सुपर पावर आप नहीं बन पाओगे। चाइना सुपर पावर बनेगा क्योंकि उसको अभी उसके पास कुछ नहीं है, तब वो इतना मजबूत है। जब उसकी उसकी करेंसी को वर्ल्ड लेवल पर स्वीकारता मिल जाएगी और जो पेट्रो डॉलर है पेट्रो युआन हो जाएगा, डॉलर से युआन में बिकेगा तेल, तब आप देखना कि करेंसी किस हद तक मजबूत हो जाएगी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने प्रस्ताव भी रखा है इसे लेके कि आप जंग बंद कर दो, लेकिन ईरान इस तरह जंग नहीं बंद करेगा क्योंकि वो उससे मनवाएगा शर्तें। पहले तो तू अपने घर ख़त्म कर यहाँ से अड्डे और हमें दे दुनिया के लेवल पर स्वीकारता, जिससे हम कहीं भी कारोबार कर सके, और तेल डॉलर में नहीं बिकेगा, युआन में बिकेगा। और दोस्तों पहले जो था, इन्होंने क्या सोचा, हम इनकी जो ये है ईरान की जो ये सुप्रीम लीडर को मारकर यहाँ की जो रिजीम है इसको तबाह कर देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों उन्हें आईआरजीसी के स्ट्रक्चर का पता नहीं था कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब तक ऊपर से सुप्रीम लीडर जिंदा थे तो वो कमांड करते थे, तो जैसे वो कमांड करते थे तो सब अटैक करते थे, वो नहीं कहते थे, मना करते थे तो नहीं होता था। तो बाहर का स्ट्रक्चर से आपको अंदर के स्ट्रक्चर का मालूमात नहीं होती, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा लीडर है तो वो अटेंड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने यही सोचा, जैसे इराक में, लीबिया में, शाम में बड़ा लीडर गया तो तुरंत ही स्ट्रक्चर कुछ था नहीं तो ख़त्म हो गया। उन्होंने सोचा शासन है ये एक तरीके का, लेकिन दोस्तों ईरान में इन्हें ये नहीं पता था ये शासन नहीं है, ये एक पूरी तरीके का संगठन है और इसकी हर लेवल पर छोटी छोटी, ये एक तरीके की डेमोक्रेसी है दोस्तों। जैसे डेमोक्रेसी काम करती है ना अमेरिका में, इंडिया में और पाकिस्तान में, सब जगह डेमोक्रेसी काम करती है, वैसे ये भी एक तरीके की अलग डेमोक्रेसी है। ये हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी दोस्तों, ये अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। इसमें भी हर लेवल पर छोटे छोटे कमांड सेंटर होते हैं और जिस तरीके से डेमोक्रेसी में वो वर्क करते हैं, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना रहे तो भी हम अगला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, वैसे इनके यहाँ भी है। अगर वो ना रहे सुप्रीम लीडर तो भी वो बॉडी कमज़ोर नहीं होती और वो बॉडी स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। और दोबारा से जब आप चाहो तो नए सुप्रीम लीडर चुनकर उस बॉडी को कमांड कर सकता है। तो आपने देखा ये रिजीम गिरी नहीं है, ये फिर ऐसी की ऐसी है जैसी थी, उसी हालात में है। और एक और हमने देखा इसकी एक नई मोज़ेक जो स्ट्रेटेजी है वो अब हमें पता चलने लगी है, क्योंकि अब वो खुद 31 जो बॉडी है, 31 सूबे हैं, छोटे छोटे कमांड सेंटर हैं, वो उन्हें खुद अटेंड हेड कर रहे हैं। कोई उनको कोई अब निर्देश देने वाला नहीं है, उनको निर्देश पहले ही आयतुल्लाह सवे दे कर गए हैं कि आप अटैक करना है। जैसे मेरी मौत हो, अगर मुझे कहीं मार दिया जाए तो आपको किसी की नहीं सुननी, आपको अटैक करना है अमेरिका पर सीधा। और जब हमारे कुछ लीडर वो जैसे भी उनकी सेटिंग वो होगी, उनकी आपस में समन्वय बनाएंगे, वो उस हिसाब से जंग रोकेगी जैसे जैसे उनकी शर्तें मानी जाएगी। लेकिन जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी जब तक अटैक होता रहेगा दोस्तों। अब्बास अरागची जी ने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे, विदेश मंत्री हैं उनके, वो नहीं रुकने वाले दोस्तों। अब ये बहुत बड़ा मामला है। अब आईआरजीसी की पूरी स्ट्रक्चर खुल के आ गया अमेरिका के सामने की 31 सूबे हैं, उन्हें कमांड करते हैं अलग अलग लोग। अब इसमें कोई किसी का कोई, वे भी मर गए तो उनके बाद दूसरे आ जाएंगे, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कभी जंग उतार भी दिया अपने ज़मीनी स्तर पर तो आप जीत नहीं पाओगे हम ईरान से, बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये जो इन्होंने आईआरजीसी के कमांडर अली लारजानी को मारा है ना, जो उनके रक्षा मंत्री थे और बहुत ही अहम पदों पर थे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो कितने कितने अच्छे इंसान थे और कितने इंसानियत के लिए ज़रूरी इंसान थे दोस्तों। कांट नामक एक व्यक्ति है, वो थॉटफुल इंसान हुआ है, बहुत दार्शनिक हुआ है वहाँ पर अमेरिका में। कांट की एक थ्योरी थी दोस्तों, उसने क्या कहा था कि जो डेमोक्रेसी है ना, इसी डेमोक्रेसी के हिसाब से पूरी दुनिया को हमें चलाना चाहिए, डेमोक्रेसी ही बेस्ट चीज़ है दुनिया के लिए। और उसने उनकी वजह बताई थी, उस वजह में हम नहीं जाएंगे किस तरीके से उसने बताया कि कांट ने कि इन पॉइंट की वजह से पूरी दुनिया को इसी को डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। तो वो कांट की थ्योरी जो उन्होंने जब पब्लिश की थी, तो उसको डॉक्टर अली लारिजानी जो थी ना, वो इतने थॉटफुल इंसान थे, इतने बढ़िया दार्शनिक थे, उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी ना, उनमें उन कांट की थ्योरी का उन्होंने क्रॉस लगा दिया। उन्होंने उनको इस तरीके से उनको पेश किया उन थ्योरी को, तो इस तरीके से बताया कि नहीं, आपकी जो थ्योरी है वो सिर्फ वेस्ट के लिए ठीक है, ये ईस्टर्न हेमस्फेयर के लिए ठीक नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसे वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ राजनीतिक, कल्चरल, ये सब कुछ इनका लोगों का खान पान सब कुछ अलग है। वहाँ में और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ आपकी थ्योरी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, और उन्होंने ये पॉइंट दिया कि इस वजह से वर्क नहीं करेगी। तो अमेरिका भी डॉक्टर लारीजानी को मानता था कि ये इंसान एक बहुत थॉटफुल बंदा है। तो दोस्तों आपने एक ऐसे इंसान को उड़ा दिया, ऐसे इंसान को एक बम धमाके में मार दिया जो इस तरीके के थॉटफुल। आपको क्या लगा कि आप इस तरीके की, आपने सोचा एक शासनवादी रूढ़िवादी सत्ता केंद्र है और सारा शासन तेहरान से चलता है, इसको हम मिटा देंगे 2 मिनट में, सुप्रीम लीडर को मार देंगे, अली लारजानी 2-4 बंदों को मार देंगे और पूरा स्ट्रक्चर रह जाएगा? नहीं दोस्तों, आप ये देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन केंद्रित सत्ता थी, सीरिया में बशर अल असद सत्ता थी, उसके द्वारा केंद्रित थी, चारों तरफ उसके इनर बॉडी काम करती थी। और लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी के चारों तरफ सत्ता थी, वो जैसे काम करता था उसके चारों तरफ काम करते। लेकिन ईरान में ऐसे सत्ता नहीं चलती दोस्तों। ईरान में जो ऐसे लोग हैं ना, अली लारजानी जैसे थॉटफुल इंसान, उनका भी बहुत महत्व है, उनका भी इसी तरीके का महत्व है जैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी में लोगों का महत्व है। आप देख नहीं रहे हो, आप सुप्रीम लीडर मर गए ईरान के, आयतुल्ला खामनी, तो जब उनके बाद जो सबसे बड़ी भूमिका में आए वो डॉक्टर अली लारजानी, एक आम इंसान, एक ज़मीन से उठा हुआ इंसान, एक थॉटफुल इंसान, उस बंदे को उन्होंने इतने बड़े पद पर रखकर उससे देश चलवा रहे थे, उसको भी इन्होंने मार दिया मेरे को। तो दोस्तों यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता आता है, ये नहीं कि कोई शासन है तो अब वो मर गया तो उसका बच्चा आएगा। आप देखो डॉक्टर जो आयतुल्ला खुमैनी थे, उनका जो वे चाहते तो अपने बेटे को देते सत्ता, लेकिन नहीं, उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी को, खामनेई को ट्रांसफ़र करी सत्ता। आयतुल्ला खामनेई उनके वंशज नहीं है, घर से नहीं है उनके परिवार, वो अलग हैं, वो अलग थे। तो अभी उन्होंने जब उनको दिया खामनेई साहब को, तो अब आप देखिए दोस्तों इसमें और उनमें कितना फ़र्क है। तो धीरे यहाँ पर ऐसे सत्ता नहीं चलती जैसे आप समझ रहे हो। तभी तो डॉक्टर अली लारजानी ने कहा कि यहाँ पर आपके वेस्ट जैसा नहीं है डेमोक्रेसी, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी आपके यहाँ। डेमोक्रेसी यहाँ भी है, लेकिन आपके जैसी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर अलग है। आप हम पर अपनी डेमोक्रेसी नहीं थोप सकते और हम आप पर अपनी डेमोक्रेसी नहीं थोप सकते। तो फ़र्क इस चीज़ का है दोस्तों, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग तो ये समझते हैं कि जैसे हमने कह दिया वही सही है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से कि भैंस भी मेरी लाठी भी मेरी, मैं ही हाँकूंगा इसको, तो दोस्तों ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे चलेगा तो आप देख लो इसका परिणाम जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे अब ये युद्ध चल रहा है। तो अगर ऐसे ही नापोगे तो गए आप, कहीं के दादा तो हो नहीं, बदमाश तो हो नहीं अमेरिका कि मैं लठ लेके चल दिया, मैं मारूंगा भाई सबको, मैं ही मारूंगा, कहीं भी कोई परेशानी हो मैं दादा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। भाई परेशानी तो सब जगह है, तू हर जगह पहुंच जाएगा, तो जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करेंगे? हर जगह तू ही पहुंच जाएगा, हर जगह दादा है तू। वे भी तो कुछ चीज़ हैं जो जिनके यहाँ कुछ भी, अब कल को इंडिया में कुछ परेशानी आ जाएगी तो तू यहाँ आ जाएगा? सब जगह तूने ठेका ठा रखा है, सब हर जगह पहुंच जाता है लड़ने। तो भाई साहब इस युद्ध का अंत तो अब ईरान ही करेगा, क्योंकि सब कुछ ईरान के उसमें ही है। अब तो गल्फ जो वो जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी ईरान ने ही रोक रखा है। वो जिसे चाहेगा उसे निकलने देगा, जो चाइनीज करेंसी में व्यापार करेगा उसे जाने देगा। सारा तेल ईरान बेच रहा है, और ये इन्होंने उस पर पहले तो वो लगा रखा था, एम्बार्गो, रोक लगा रखी थी उसके व्यापार करने में। अब खोल दिया इसका कि ईरान किसी तरीके से तेल बेच ले थोड़ा बहुत, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के रेट बढ़ते जाने हैं वो भी कुछ कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सब अपनी मुफाद के बनाते हैं, सारे के सारे अपने मुफाद के, जैसे इनका मुफाद होता है वैसे ही अपना काम बनाते हैं। ये अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं, इनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए दोस्तों, अपने हिसाब से चलो। और जो भी अपडेट होगी दोस्तों अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, दुआ में याद रखिए। अलविदा मेरे दोस्तों।